नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे, जहां हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी आ चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम को शुरू करें। इससे पहले आप अभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, अपनी अपनी चेयर्स पे बैठ जाएं, क्योंकि अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं तहलका संवाद के उस मंच पर। उन्हें बुलाएंगे जिनकी जवाबदेही बनती है, जो नीति नियंताओं के साथ बातचीत करके सीधे जनता के दिल की बात समझते हैं। हम वो माध्यम है तहलका संवाद के तौर पे जो इस मंच से जनता की बात जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन बीच में आते हैं नीति नियंता। तो बिना देर किए अब हम इंतजार कर रहे थे जिस क्षण का, वो है हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी का। और कहते हैं ना कि दीपक जब भी जलाओ रोशनी हमेशा होती है, और उसकी जो शुद्धता है उसे ही हम प्रणाम करते हैं, और ये हमारे संस्कृति की सभ्यता की झलक ही नहीं बल्कि प्रतीक है। इसीलिए दीप प्रज्वलन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम आपको बताते जाएं कि तहलका संवाद का ये मंच बहुत खास है। आइए दीप प्रज्वलन के लिए हम जल्दी से नाम बुलाना चाहेंगे। अमृता जी, CEO एडिटर इन चीफ, प्लीज आगे आए। कुलदीप त्रिपाठी जी, ग्रुप एडिटर, आप भी आए। दीप्ति गुप्ता जी, आप आगे आए। अनुजा अवस्थी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, आपका नाम प्लीज आगे आए। अशोक कुमार सिंह जी, दीप प्रज्वलन की इस पावन प्रक्रिया में आप सभी को आमंत्रित करते हैं। और ये दीप प्रतीक है कि जहां कहीं भी जलेगा वहां से अंधकार यानी तिमिर दूर होगा, और जो प्रकाश है वो भरपूर होगा। इसी प्रकाश के साथ तहलका संवाद के इस मंच पर हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं। अब ये दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया। देव गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावास स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये। फिर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और अब वो क्षण आ चुका है जिसका हम सभी को इंतजार था। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री, जो अपनी सरलता, संवेदनशील प्रकृति और लीडरशिप में एक अलग तरीके का टोन और टच लेके आते हैं, जहां जन सेवा और लोगों से जुड़ने का उनका अपना तरीका है। लोगों के बीच जा करके वो उनके दिल की बात जानते हैं, और उनकी ये शैली हम सभी के लिए एक जानी पहचानी शैली है, जहां मीडिया से लगाए आम लोगों के बीच वो कब पहुंच जाएं ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए खुशी का मौका है। तो चलिए तालियों की गूंज के साथ अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को कि वो मंच पर आए। धरती की खुशबू से जुड़ा हुआ नाम है, जन जन के दिलों में जिसका सम्मान है। हर दर्द को समझे, हर आंसू को जाने, जनता की सेवा में जो खुद को पहचाने। गांव की गलियों से लेकर शहरों तक, हर चेहरे पे एक आवाज उठी है उत्तर
ब्रिजेश पाठक जी हैं हर दिल के देश में। ब्रिजेश पाठक जनता की पहचान, सेवा और समर्पण यही उनकी शान। स्वास्थ्य की नई राह, विकास का विश्वास, हर गरीब की उम्मीद, हर दिल की आस। ब्रिजेश पाठक प्रदेश की आवाज, जनता के साथ खड़े हर सुख दुख आज। विनम्रता से जीते दिलों का संसार, उत्तर प्रदेश का चमकता सितार। अस्पतालों में नई रोशनी लाई, हर गरीब तक दवा की राह बनाई। सेवा का जज्बा दिल में बसाए, हर पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान सजाए। ना ऊंच नीच का कोई भेद यहाँ, सबको मिले सम्मान और स्नेह जहाँ। ऐसे नेता पर जनता को अभिमान, जो हर कदम पे बने प्रदेश की जान। योगी जी की सोच और विकास की राह, मोदी के सपनों को देते नई चाह। स्वस्थ प्रदेश का सपना जो सजाते, हर दिन नई उम्मीद जगाते। ब्रिजेश पाठक सेवा की मिसाल, जनता के दिल में बसता उनका ख्याल। हर घर तक पहुँचे स्वास्थ्य का उजियार, ऐसे नेता को बारंबार नमस्कार। ब्रिजेश पाठक जनता की पहचान, उत्तर प्रदेश का बढ़ता हुआ मान। सेवा संस्कार और सच्चाई का साथ, यही है जनता के नेता की बात। रोशनी तक तो हमारे उत्तर प्रदेश गौरवशाली प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत कुलदीप त्रिपाठी करेंगे। ये हमारी परंपरा सभ्यता का प्रतीक है। तालियों के साथ हम अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। आपकी गर्मजोशी तालियों के जरिए हम तक पहुंच रही है। और इसके अलावा तहलका न्यूज़ इंडिया अपने डिजिटल माध्यम हर एक प्लेटफॉर्म के जरिए ये कवरेज पहुंचा रहा है। जनता के सवाल जनता के बीच जाने चाहिए और उनके अपने नेता क्या कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे प्रभावशाली राज्य में जहां से पूरे देश की राजनीति तय हो जाती है। कुलदीप त्रिपाठी जी अब मंच पर जो अपनी परंपरा रही है कि अगर हमारे माननीय नेता आए तो उनसे जनता के सवाल ना हो तो ये मंच अधूरा रह जाता है, उनसे संवाद ना हो तो ये बात पूरी नहीं लगती है। इसीलिए तहलका संवाद पे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी से कुलदीप त्रिपाठी के भी कुछ सवाल हैं जो जनता के सवाल हैं। ओवर टू यू कुलदीप। हेलो। सबसे पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का वेलकम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहला तो सवाल ये है, सवाल सबसे पहले सर, क्योंकि बुरा मत मानिएगा, कि सर मैं आपके बंगले पर जैसे आता हूँ, कई बार आया, देखता हूँ कि सर हजारों की संख्या में भीड़ होती है और किसी न किसी उम्मीद से आते हैं जनता और खुश होकर जाती है। सर आप सबको समय देते हैं, चाहे 2000 लोग हों, 3000 लोग हों, 4000 लोग हों, लेकिन सबके साथ समय आपका व्यतीत होता है, भले 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, सबको देते हैं आप। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आम पब्लिक को भी? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो दुखी है, पीड़ित है, किसी का कोई काम फंसा हुआ है, हम उसकी मदद करें। और जो भी लोग आते हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ का निर्वहन करता हूँ। सर बात तो सही है। एक मैंने गरीब को देखा था जो कि विकलांग था, विकलांग क्या मतलब ईश्वर का जो है, आप उसके साथ सर जमीन पे बैठ गए, आप उसकी बात सुनने लगे। सर वो कुर्सी पे बैठ नहीं सकता था,
तो उसकी बात समझने के लिए, उसके आई कांटेक्ट के लिए मुझे उसके साथ बैठना पड़ेगा। तो उसकी बात समझने की से ज़्यादा आवश्यक होता है उससे आंखों में आंखें डाल करके बात करना, जिससे वो समझ सके कि उसकी बात सुनी गई है। तो इसलिए मैंने उसके साथ बराबर बैठ करके बात सुना था। सर पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश आज जनसंख्या के मामले में शायद कि नंबर 1 पे बैठा हुआ है। उतने बड़े प्रदेश को सर आप पूरा हैंडल करते हैं। आप कभी आगरा, कभी नोएडा, कभी प्रयागराज, हर जगह पे आपका उपस्थित है। कैसे सर संभव हो पाता है? ईश्वर की कृपा है, सब हो जाता है। सर ईश्वर की कृपा तो है, लेकिन सर जिस तरह से आपकी एनर्जी है। अब कल हम लोग वाराणसी में थे, रात में 2 बजे आए हैं और सुबह 8 बजे से मैं ड्यूटी में हूँ। तो ईश्वर ही ऊर्जा देता है काम करने की। सर एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जी, एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ। वो वीडियो था सर एक अग्नि का, अलीगंज में जो है हाँ, वो हुआ था। बहुत दुखद था। अभी सर- ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। जी जी जी। और एक कंप्यूटर सेंटर था, वहाँ बच्चों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। ग्राफिक डिजाइनर्स वहाँ काम अच्छा कर रहे थे बच्चे। तो आग लगने से 15 बच्चों की डेथ हुई। मुझे बहुत दुख लगा था, मैं मौके पर था, मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है, इसलिए मुझे दुख हुआ था। सर आपके जो आंख में आंसू थे, जैसे मेरे परिवार के बच्चे जाएंगे तो दुख तो लगेगा। क्योंकि ये सर वीडियो ऐसा वायरल हुआ था, क्योंकि मैं तो देखिए बहुत दुख का कारण है। मैं तो सभी से, पूरे प्रदेशवासियों से कहता हूँ कि अपने अपने घर, प्रतिष्ठान या जहाँ भी आवाजाही अधिक है वहाँ पर अग्नि सुरक्षा के पूरे इंतजामात रखें। नक्शा पास कराना तो एक सरकारी औपचारिकता है। अपने घर की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने आने जाने वाले परिजनों की सुरक्षा, अपने मित्रों की सुरक्षा, आगंतुकों की सुरक्षा आपका दायित्व, आपका धर्म है। तो हर बिल्डिंग में 2 निकास होने चाहिए, कम से कम अग्नि सुरक्षा के सारे उपाय होने चाहिए, आग बुझाने के उपकरण भी होने चाहिए। अब वो जमाना चला गया, आग पानी से बुझती थी, अब यह आग पानी वाली नहीं है। जी 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 अब जिस पे हम बैठे हैं जी। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जी तो जैसे ही आग लगेगी ये तो पेट्रोल हो जाएगा तुरंत, तो ये बुझने वाला नहीं है। जी जी बात तो सही ये है। पानी से नहीं बुझेगा। तो इसके लिए हमको पर्याप्त संसाधन सभी को, छोटे छोटे गैस सिलेंडर, जो भी अग्नि सुरक्षा उपकरण को रखना चाहिए, जिससे तत्काल हम काबू पा सकें। और हर बिल्डिंग में 2 रास्ते बनाना चाहिए। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो एक ही रास्ता था और छत का जीना भी बंद था। तो दुर्घटना है, बहुत हमें दुखद कर गई। हमने अपने जो अग्नि सुरक्षा के उपाय बताते हैं उनको भी कहा, प्राधिकरण के लोगों से कहा, नगर निगम से भी कहा और सरकार के अधिकारियों से भी कहा, आप एक कानून तो बनाओ, लेकिन एक जन जागरण भी चलना चाहिए। मैं जनता से भी कहता हूं, पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सब लोग अपने घर को सुरक्षित बनाएं। और घर में जैसे संसाधन सजावट के बढ़ रहे हैं, तो जो सजावट का संसाधन है वो आग के फैलाने का बहुत तेज जरिया है, उससे हमें सुरक्षा के उपाय पूरे रखने चाहिए। सर एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते सर आप एक जो इंडस्ट्री वाले हैं या कोचिंग सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी एक मैसेज क्या देना उनसे चाहते मैंने हैं? बात किया, वो लोग हमें मिले थे, जितने भी कोचिंग सेंटर्स लखनऊ में बड़े हैं वो लोग हमें मिले थे। हमने कहा था आपका भी दायित्व है, कोचिंग चलाने के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा का दायित्व है। कोचिंग सेंटर में अगर ऊपर है तो 2 जीना बनाइए, लिफ्ट है तो एक अतिरिक्त जीना भी बनाइए, क्योंकि लिफ्ट आग के समय बंद हो जाती है। तो ऐसा करके बच्चों की सुरक्षा के सारे उपाय कराइए और हम मदद करेंगे। उनकी भी बात हमने सुनी और कोई रास्ता, कई कोचिंग सेंटरों में दूसरा जीना बनवाया हमने, कहीं राय दिया, दूसरा पीछे का रास्ता खुलाया गया। वो व्यवस्था से ही देखिए सहयोग से एक दूसरे से चलेगा। देखिए कानून क्या है, मुझसे अगर एक लाइन में कोई पूछे कि प्रदेश को कैसे चलाना है, तो भारत का जो उत्तर प्रदेश का कानून है एक तराजू पे रख दीजिए आप, जैसे अमरूद बेच रहा है उसके तराजू उठा लीजिए, एक तरफ कानून रख दीजिए, एक तरफ जन भावनाएं रख दीजिए और कांटे में कांटा मिला दीजिए, तो देश चलता रहेगा। तो हमारा कहना कि कानून को हम इतना कड़ा भी नहीं बनाते हैं और जनता की आवाज़ सुनकर के हम संशोधन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि है। सर एक आपके बारे में बोला जाता है जनता के बीच में कि एक विकास के नायक है श्री अब ब्रिजेश पाठक जी। ये सबकी हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा राज्य तो तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आप देखिए 17 में जब राज्य चलाने के अवसर आम जनता ने हम सबको दिया, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, तब हालात क्या थे? सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लाइन आर्डर, औद्योगिक विकास, आज हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा। और सबका बड़ा पैमाना जानते क्या? 60 में बताता हूँ आपको। किसी भी राज्य की आर्थिक
और सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति जानना चाहते हैं तो उसकी आमदनी निकाल लो और खर्चा निकाल लो। आज हमको जब यूपी 17 में मिला था तो उससे 3 गुना बजट हो चुका है। आज हम 3 गुने बजट पर काम कर रहे हैं, मानी 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट हमारा है। अरे भाई, और उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय भी 3 गुनी हो चुकी है। इसी बात पे तो तालियां होनी चाहिए एक अच्छी सी। अब सर ये तो बात सही है कि आय भी होना चाहिए, आय होगा तभी जो है प्रदेश चलेगा और सुचारू रूप से चलेगा। अब बात आती है सर स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है, देखिए हेल्थ सेक्टर का मैं बताऊं आपको, ये सुधारात्मक प्रक्रिया है। कल जो दुर्दशा थी वो नहीं है, अभी लगातार हम सुधारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 17 से, और हम पहले की अगर चर्चा करें 47 से 17 तक की, तो आज़ादी से 17 तक मात्र इस राज्य में 40 मेडिकल कॉलेज बन पाए, 17 सरकारी क्षेत्र में, 23 निजी क्षेत्र में। आज 83 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, 17 से इसी 27 तक में। और कुछ जिले बचे, उनमें ही हम अभी 2-3 महीने में हम पीपी में वोट पिला रहे हैं। हम भारत सरकार से हमने मदद मांगी है, 11 मेडिकल कॉलेज हमें और मिलने वाले हैं, तो सभी जिले हमारे आच्छादित हो जाएंगे। एमबीबीएस की सीटें पहले 5000 थीं, आज हमारे पास 12,500 से अधिक एमबीबीएस की सीटें हैं, और एमएसएमडी की सीटें भी लगभग 2.5 गुनी हुई हैं। एमसीएच जैसे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनकी भी सीटें पर्याप्त संख्या में बढ़ी हैं। नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज पर्याप्त संख्या में खुल रहे हैं। अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, चिकित्सकों की उपस्थिति पूरी हम कराने का काम किए हैं, और दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से दवाइयाँ निःशुल्क हैं, और दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो ईडीएल हमने बनाया है विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय से, सभी अस्पतालों में पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप कहीं भी आकस्मिक निरीक्षण करके चेक कर सकते हैं। सर अभी देखा जाए कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे संज्ञान में भी मैटर आते हैं जहाँ पे एक गरीब परिवार जाता है, उनके जो है लाखों लाख बिल बन जाते हैं, तो कुछ ऐसा नियम बन जाए कि वो जो प्राइवेट डॉक्टर हैं सर, वो कुछ सरकार के भी। उसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत 5 लाख की निःशुल्क इलाज की गारंटी है। 4000 अस्पताल सरकारी हैं जहां निःशुल्क इलाज मिलेगा आयुष्मान भारत योजना के तहत। जैसे मेडिकल कॉलेजेज हैं या इंस्टीट्यूट है, पीजीआई है, लोहिया है या केजीएमसी है, यहाँ पर कुछ पैसा देना पड़ता है। यहाँ वो निःशुल्क इलाज इस कैशलेस योजना से करा सकते हैं जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है। और 4000 हमने निजी अस्पतालों को भी चिन्हित किया है, वहां भी इसी कार्ड से फ्री में इलाज करा सकते हैं। क्या बात और है। लगातार हम पंजीकरण करते हैं, जो भी उस मानक को पूरा करता है हम प्राइवेट अस्पताल को भी सरकारी अस्पताल की तरह निःशुल्क इलाज की व्यवस्था दे रहे हैं। ये तो बात सर बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन सर एक सवाल इसमें एक मैटर आता है कि जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं, अपना टाइम टेबल होता है, सरकारी हॉस्पिटल में भी अब देखा गया कि कई जगह पे बहुत सुधार हुआ है, और कई जगह पे अभी भी जो डॉक्टर लापरवाही करते हैं। मैंने कुलदीप जी, सुधारात्मक प्रक्रिया है, धनुष को उतना ही खींचना है जितना टूटे न पावे। बात सही करें सर। और एकदम खींच दे। ये विभाग ऐसा है ना, ये 24 घंटे का विभाग है, हमने पूरा प्रयास किया और लगातार काम करते। अभी भी मैं बैठक करके ही आ रहा हूँ सर। इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि आप नरम और गरम दोनों नेता हैं, क्योंकि जब देखते हैं कि कोई गलत हो रहा है समाज में तो आप गरम भी होते हैं। और पूरा हमारा चिंता रहती है कि हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, इसको हम सुनिश्चित करेंगे और भी बेहतर करेंगे। लगातार सुधारात्मक व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर आपका सारा दिन आप जैसे कि किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं, कहीं आज यहाँ पे, जैसे अभी इसके पहले मैंने सवाल किया कि आज आप अभी यहाँ पे हैं, इसके पहले आप कहाँ थे, अभी आप कहाँ जा रहे हैं सर, उसके बाद भी सर ये सब एनर्जी सर कैसे मिलती है? अच्छा देखिए, आप जितना, ये मनुष्य है ना, जितना लोड आप डालोगे उतना लोड स्वीकार करेगा, और नहीं काम करोगे तो आपको शरीर दर्द करेगा, पैर दर्द करेगा, दिमाग खराब होगा। अब धीरे धीरे करके हम लोग काम करते करते, हमको बहुत बरस हो गए, याद नहीं कब से हम लोग काम किए, 85-86 सामाजिक जीवन में हैं हम लोग कौन सा काम नहीं किए। पर्चा, पोस्टर, बैनर, दरी बिछाना, खंभे पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, कोई काम बचा नहीं है जिसको हम लोग जानते नहीं है सर। इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि आप जमीन के नेता हैं। हम खाना बना लेते हैं। अरे क्या बात है। हम लखनऊ रहते थे अकेले, तो देखिए जिसकी रोटी बेलने पर घूमती है वही प्रोफेशनल खाना बनाने वाला है। हमारी रोटी घूमती है बेलने पर। क्या बात है, क्या बात है सर। सर आपका फेवरेट फूड क्या है सर? इसी बात कुछ भी खा लेते हैं, हमारा खाने में कोई भी हमारे पास हाँ और ना नहीं, जो भी उपलब्ध है तत्काल खा लेते हैं। बहुत अच्छा भोजन। देखिए भोजन स्वाद के लिए नहीं होता है जी, भोजन होता है कि शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वो मिल जाए, और जो जितना चटपटा स्वादिष्ट भोजन है वो शरीर के लिए हानिकारक है। क्या बात है सर। और खाना आपको कुल 1500 से 2100 कैलोरी है।
क्या बात है सर। मैक्सिमम मिनिमम बता दिया मैंने आपको जी। अब खाते लोग 4-4 हजार हैं, आप 4 हजार से कम नहीं खाते होगे। क्या बात है बहुत सही सर। नहीं, वो तो देखिए सीजनल फल है, सबको खाना चाहिए। सर एक यूथ जो है आज जो है उत्तर प्रदेश में यूथ की बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि स्टूडेंट लाइफ में भी है और बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको क्या मैसेज देना एक बात चाहते मैं हैं? पूरी कर दूं उस हेल्थ डिपार्टमेंट, मैं पूरे प्रदेश के लोगों से कहता हूं, मेरी बात को अच्छी तरह समझो। सारा सरकार और सारी चिंता हेल्थ डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने को लेकर के, सही जी। आपकी भी चिंता यही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा हो, लोग बीमार पड़े तो इलाज अच्छा मिल जाए, सबकी इच्छा यही है ना? सबकी बताओ ना आप लोग। मेरा कहना एक भी व्यक्ति चर्चा नहीं करता कि हम बीमार ना पड़े, इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो आप? सुनो कुलदीप बाबू, 70% बीमारी हम बुला के अपने पास लाते हैं। 70% बीमारी कौन कौन बीमारी? एक तो अंधाधुंध भोजन लिया, फिर ये बाजार से जो मनाए खरीद लिया, जंक फूड्स। हम लोग पढ़ते थे तो कहा गया था खोमचे का भोजन न खाना। जी। वो जलेबी में मक्खी बैठती है, समोसे मक्खी बैठती है, चाट पे मक्खी बैठती है, ये सब बीमारी के वाहक हैं। एक तो बाजार का अंडवन खाना नहीं खाना है, बहुत भूख लगे तो एक आध खा लो, रेगुलर नहीं खाना है, ठीक है ना? सहमति है सबकी? दूसरा क्या है, अब खाना शुद्ध लेना है, साफ सुथरा लेना है। अब खाना जान लीजिए होटल में गए, जैसे ये भी होटल है, तो आपके लिए यहाँ तो 5 स्टार होटल, एक आदमी खाना बनेगा अलग से, और मान लीजिए 500 खाना बने, 500 आदमी आटा मारो जरा, कैसे मरेगा बताओ जरा हमको, बताओ कैसे मरेगा बताओ जरा, बताओ भैया, अशोक भैया। 500 आदमी खाना मरना बहुत कठिन काम है। बस वो ये। 2-4 आदमी 5 आदमी तो भाई आटा गूंथने में लगेगा। अब उसी में क्या होता है कि आप देखते हैं वीडियो वायरल होता, कोई थूक दे रहा है, सही कह रहे हैं। थूक करके भी भोजन बनाते हैं लोग, बनाते हैं, हमने देखा वीडियो, आपने भी देखा होगा। जी 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 जी, तो बात सही कह भोजन एक तो ऐसा करो, शुद्ध करो, और जैसा अन्न वैसा मन, बात सही जैसा शुद्ध खाओगे वैसे मन रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तेल का 10% उपयोग कम करो। क्यों तेल खाना? सही कह रहे हैं। जरूरत भर का तेल खाओ। अब अपने कंट्री को तेल दोनों कम खर्च करने हैं, पेट्रोलियम वाला भी जिससे मोटर चलती है और खाने वाला भी। वो जो ऐसे ही। इलेक्ट्रिक पे लोग जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ले लिए हैं, और ये वाला तेल कम खाना। दूसरा क्या है, पानी शुद्ध पीना है, पानी शुद्ध पीना है, उसको सब लोग, कहीं भी पानी मत पियो, ज्यादातर बीमारी पानी से आ रही है, खाने से आ रही है। और पानी जरूरी नहीं कि बिस्लरी पानी पिया जाए, जी। आप पानी खौला लो, खूब खौला लो, नल का बम्बे पानी, और उसको ठंडा करके पी लो, घड़े में रख के पी लो, ये भी संसाधन है। आज सब क्या हम देख रहे हैं, 20 लीटर वाली बोतल सब क्या आ रही ना? जी जी जी। अब वो बोतल पानी जरूरी थोड़ी अच्छा हो, वो तो मशीन का पानी है, आपने चेक तो किया नहीं है, उसको खौलाओ, खौला के ठंडा करो, पियो, अपना घड़े में रख लो। दूसरा क्या है, घड़े में रख लो, अरे कहीं कुछ भी कर सकते हैं कि शरीर तो स्वस्थ रखना है। जी। दूसरा क्या है, जो नहीं खाना वो क्यों खा रहे हो? बात सही है। जैसे जंक फूड्स है आपके जो और? है, और आपके बहुत सारे ऐसे जो खुले सामान ऐसे पीने में, कोल्ड ड्रिंक है, पीने में कोल्ड जो ड्रिंक। नहीं पीना क्यों पी रहे हो? हाँ बात सही है आप समझ रहे हैं? सर, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं आप हूँ। सब समझ रहे हैं? बगैर कहे समझ गए? मैं तो मट्ठा वाला हूँ सर। हैं? बगैर कहे कैसे समझ गए लोग, बताइए। जो पीना है वो तो पियो, नहीं पीना वो भी पी रहे हैं। बात सही है सर। अब क्या करना है, अब वो जाके काम करो, आप ऐसे हाथ रखो, इसमें जो नहीं पीना है रखो, 15 दिन रखो, तो क्या होगा जानते हैं? बताइए। क्या होगा, ये हथेली का जो कलर बदल जाएगा कि नहीं बदले? और अंदर अगर किसी ने, किसी चिकित्सक को होगा, अंदर जो हमारा शरीर है इतना मुलायम है, रुई से भी मुलायम, छू नहीं सकते हम। कभी कभी दूर से देखते हैं कि डॉक्टर लोग अंदर क्या कर रहे हैं, रुई से भी मुलायम है जी। मतलब आप टच नहीं कर सकते, इतना मुलायम है। और उसमें आप कबाड़ डाल दोगे तो बवाल होने होना अंदर, क्यों जी। बताओ? बात सही कह रहे और सर। उसका 20% सेल बढ़ रही, ये कहां जा रहा है? तरल पदार्थ। दुकान पे जाएंगे, मुंह नीचे कर लेंगे और इसे भागेंगे, सौदा मोल भाव भी नहीं करते। हर दुकान में मोल भाव करेंगे। खाने पीने के उस पर मोह भाव नहीं होता है सर। तो मेरा ये कहना है कि अच्छा, दूसरा क्या है ना, 40 के बाद वाले जी। एक्सरसाइज जरूर करें, पसीना निकालो। पसीना निकल रहा है? बहुत निकलता है। निकल रहा है? हाँ। ये वाला पसीना नहीं माना जाएगा, मेहनत वाला, गर्मी वाला नहीं कि धूप में खड़े पसीना नहीं। उसके लिए तो
प्रकृति है, लेकिन रोज एक्सरसाइज करनी है, नियमित करनी है। करेंगे ना सब लोग, बीमारी नहीं आएगी, 90% बीमारी नहीं आएगी। बाकी अनुषांगिक पीछे की बीमारियां आती हैं, किसी को शुगर की बीमारी है और भी बीमारी आती, लेकिन आप मन मस्तिष्क स्वतंत्र रहेगा, थकान नहीं आएगी। आप कितना भी ऊर्जा लगा लीजिए, आपको लगेगा बल है, बस ही और जब तक बल है तब तक आप काम करोगे। और बीमारी नहीं है, दवाई नहीं खाओ, दवाई क्यों खाओगे आप? आजकल तो और जान लीजिए आप, आज तक दुनिया में दर्द की दवाई नहीं बनी है, पता को नहीं पता? क्या बात है सर? कोई दवाई नहीं दर्द की। वो आपको दर्द की दवाई जो आप खाते हो, वो दिमाग दर्द यहां हो रहा, दिमाग से दर्द होता है, तो बीच की नस को शून्य कर देता, भुला देता है आपको। दर्द तो होता ही रहता है। शरीर को ही क्षमता है बीमारी दूर करने की। बात सही है सर। तो मेरा ये सिर्फ आप सबसे सुझाव है, अपने शरीर को अमूल्य मानो, भगवान की निधि मानो, माता पिता का कृपा मानो कि हमें इसको बचा के चलना है, आने वाली पीढ़ी को अच्छा देना है। और रात में सो सब लोग, बच्चे सो नहीं रहे रात में नेटवर्क अच्छा आता आजकल सर। हाँ, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है समाज रात में। इंटरनेट अच्छा चलता है, आदमी जो है पूरा नींद तो नहीं सब लोग लेता है। सो, एक्सरसाइज करो, अच्छा भोजन करो और खुश रहो, तनाव मत लो। होना वाला ऊपर वाला तय करेगा क्या होगा, किसी का हाथ में नहीं है। भगवान राम की जब शादी हुई तो कुंडली मिलाप हुई तो राजा दशरथ के बेटे थे, बताओ ना आप लोग। और कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, वशिष्ठ मुनि, कौन कौन ऋषि मुनि नहीं थे दुनिया के सब। तो क्या हुआ, वो राज तिलक के समय 14 साल का वनवास, ये कुंडली में लिखा नहीं था क्या? बताओ मुझे। वो तो अच्छा वर ढूंढा गया था। तो मेरा ये कहना है कि जो होने वाला है विधाता ने तय कर दिया। एक पक्षी होता है, वो बादल गरजेगा तो ऊपर पैर कर लेगा, ये बादल गिरेगा तो हम रोक लेंगे। ये हमारा आपका स्वभाव है। सब कुछ तय कर दिया है, कितने दिन आपको यहां पार्ट अदा करना है रामलीला की तरह, ये ईश्वर ने तय कर दिया है। और कौन क्या बनेगा ये भी तय कर दिया है। तो हमको स्वभाव से, मतलब मन करते हैं कि ऑटोमेटिक लेना चाहिए कि ये हो रहा है, मन से प्रयास करो अच्छे के लिए। जी जी। बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। क्या बात है अपने हाथ में कुछ नहीं। सर। अभी जैसे अभी प्रभु राम का नाम आपने लिया सर, अभी बहुत सारा ये मैटर जो चल रहा है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर, कि यूथ जो है कहीं कई भागों में बट रहा है। प्रभु एक बात बता दें आपको। हाँ अभी क्या है कि जो हम सब परिवार हैं जी और परिवार में सब लोग अपनी सनातन संस्कृति को मानते हैं। जी मानते हैं ना जी। हर व्यक्ति सुबह उठता है, कोई गणेश जी का नाम लेता, कोई प्रभु राम का लेता, कोई भोलेनाथ का लेता, कोई माँ दुर्गा का लेता, कोई माँ काली का लेता है। सब लोग करते हैं पूजा पाठ जी करते हैं ना, करते हैं। जी। आप भी कर रहे हो? हम भी करते हैं। अब इतने दिनों से चला रहा व्यवस्था, तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो ट्रस्ट ने FIR कराया है, पुलिस जांच कर रही है, दोषी पकड़े गए हैं, अभी जांच चली रही है और भी सजा मिलेगी। इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है बताओ मुझे। और बवाल कर कौन रहा है, सही बताना आप। यही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ कुलदीप जी, बवाल कर कौन रहा है? सर। बवाल तो सर अपोजिशन ही कर रहा है, और कौन कर रहा है सर? अपोजिशन से ये पूछो, ये राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के लोग, क्या भगवान राम के बारे में इनके विचार क्या हैं? भगवान राम को आपने माना है क्या? उनके अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दे दिया। और ये सब काहे के लिए कर रहे हैं जानते हो? वो जो 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की किसने किसने पढ़ी है? आपने पढ़ी होगी, दादा पढ़ी ना, अशोक भाई आप भी पढ़े होंगे। 2 बैल थे बहुत तगड़े जी, बड़े बड़े सींग थे, शेर को भी हरा देते थे। तो उनसे कोई भिड़ता नहीं था, कोई जंगली जानवर, न शेर न चीता न टाइगर हाथी, कोई नहीं भिड़ता था। तो बुद्धि लगाए लोगों ने, वो अंग्रेजों वाली नीति, फूट डालो राज करो। एक के पास गए कि तुम्हारा दोस्त हरी घास खा रहा, तुम्हें सूखा, तो मुड़ के देखा बात तो सही थी। फिर कहा तुम्हारा दोस्त जो है पानी भी अच्छा पी रहा है, तुम्हें गंदा पानी पिला रहा, बात तो सही थी। उसके मन में बात धीरे धीरे पिंच कर गई, कुछ गड़बड़ है। दोनों अलग अलग चलने लगे, बातचीत बंद हो गई। शेर आया, एक एक को दोनों को निपटा लिया। तो ये हमको, हमारा जो संगठन है सनातन संस्कृति, इसको तोड़ने का प्रयास है। मैं आपसे, आपके माध्यम से कहता हूं, एक बार बताओ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने इतना बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा इकट्ठा हुआ जी। जरा पूछो कहां गया पैसा? धन्नीपुर में जब
जमीन अलाट हुई, पैसा इकट्ठा हुआ था, याद है ना आपको? कहाँ गया पैसा, बताओ मुझे। बस ये सर, ये सवाल आपका है जायज और जैसे सवाल है। हम लोग जब ईदगाह जाते हैं तो बहरवा चंदा की रसीदें कटती, पैसा कहाँ गया? पूछो, कोई पूछ रहा है तुमसे? आपने कभी पूछा? सर ये तो फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है, मदरसों में फंडिंग हो रही है, विदेश से पैसा आ रहा है, सरकार कार्रवाई कर रही, लोग जेल जा रहे हैं, उस पर कहने पूछ रहे हैं? पूछो, अनट्रेंड लोग दीनी शिक्षा पढ़ा रहे हैं, और बेटियों के साथ वहां क्या हो रहा है, इस पर क्यों नहीं बोल रही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस? वो केवल हमको तुमको भरमाने के लिए और कुछ नहीं है, अपना गेम प्लान है, उनके पेट में सत्ता की भूख है, उस पावर लेने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता को सुख का माध्यम नहीं, सेवा का माध्यम मानती है। एक मतलब कि उत्तर प्रदेश के जो है माननीय डिप्टी सीएम साहब जो है, एक यूथ को इस मैटर पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं प्रदेश के सभी अपने साथियों से कहता हूं, सरकार प्रतिबद्ध है। ट्रस्ट ने एसआईटी के लिए दरख्वास्त दिया, एसआईटी गठन किया, एसआईटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी उस पर एफआईआर हुई, पकड़े गए लोग, और जो भी इसमें वांछित होगा, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार सुनिश्चित करेगी। होनी चाहिए इसी बात पे। हो गया, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और गोल रोटी से लगाए तमाम राजनीति की गोलमोल बातें भी मुझे लगता है तहलका संवाद के इस मंच से जनता के बीच पहुंच गई। चलिए, इससे पहले कि हमारे आज कुछ खास मेहमान हैं और हमारे कुछ अपने हैं जिनका सहयोग और जिनका साथ इस मंच को और भी ब्राइट बनाता है, ताकतवर बनाता है, उन तक हम एक अवार्ड पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि टीम तहलका भी बहुत मेहनत करती है, और एक छोटी सी पिक्चर के लिए टीम तहलका को भी हम बुलाना चाहेंगे। फिर हम चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री जी से हम मुलाकात कराएंगे चुनिंदा उन शख्सियतों से जो अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सम्मान केवल एक ट्रॉफी या स्मृति चिन्ह नहीं होता, बल्कि यह वर्षों की मेहनत और समर्पण का उत्कृष्ट कार्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का सम्मान होता है। तो तहलका इंडिया उन व्यक्तित्वों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। अब मैं उन लोगों को बुलाना चाहूँगी, अवॉर्डीज को बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मिस्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, बायोजेनिक्स इन प्राइवेट लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर। कृपया वो मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। मिस्टर सौरभ गर्ग, एमडी, पीओसीटी ग्रुप, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर विक्रांत सिंह, पेन फ्री क्लिनिक, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट से थोड़ा हौसला अफजाई की जाए। डॉक्टर मिस्टर पंकज गुप्ता, एमएलए उन्नाव, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। ओके। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, मैनेजर, पायोनियर मॉन्टेसरी स्कूल, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। मिस्टर योगेंद्र सिंह परिहार, मैनेजिंग डायरेक्टर, परहार कंस्ट्रक्शंस, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। मिस्टर अजय दीक्षित, समाज सेवी, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई, सम्मान दिया जा रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट से थोड़ा हौसला अफजाई की जाए। मिस्टर राम अग्रवाल, एमडी, श्री वृंदा ग्रुप, कृपया मंच पर आएं, सम्मान ग्रहण करें। दीप्ति गुप्ता, सोशल वर्कर, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। मिस्टर आदर्श पाठक,
एमडी टेक हॉक टेक्नोलॉजी, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। रजनीश मौर्य, डायरेक्टर एवॉन अर्थिंग प्राइवेट लिमिटेड, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, थोड़ा तालियां बजाइए आप लोग। राहुल गौतम, मिस्टर राहुल गौतम, मैनेजर एसएस कोचिंग, कृपया मंच पर आएं, सम्मान ग्रहण करें। मिस्टर देवाशीष चक्रवर्ती, रेडिकल पब्लिसिटी, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर महनाज अली खान, एमडी प्राइम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। श्री अभिषेक कुमार यादव, डायरेक्टर कान्हा कंस्ट्रक्शंस, कृपया मंच पर आएं, सम्मान ग्रहण करें। मिस्टर शंकर सिंह भदौरिया, जिलाध्यक्ष राजपूत करनी सेना मैनपुरी, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। मिस्टर शंकर सिंह भदौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष राजपूत करनी सेना मैनपुरी, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। यार मनीष साहू, डायरेक्टर ग्लोब बिल्डकॉन, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। अखंड प्रताप सिंह, 100 एकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। मिस्टर आनंद यादव, विस्ताट्रू इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। मिस्टर अबू बशर खान, एमडी स्काईलाइट सोलर पावर, कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। तो ये तमाम हस्तियों के नाम तालियों के साथ गर्मजोशी से, ये आपके अपने लोग हैं, समाज में इनकी पब्लिक प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग है और अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, नाम किया है और इनको प्रोत्साहित करना बनता है, क्योंकि लगातार एक इंडस्ट्री खड़ा करना कई रोजगार को खड़ा करने जैसा होता है। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पहले कि हमें पता है इलेक्शन का टाइम है, बहुत टाइट ड्यूटी है और कम नींद में ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करते हैं, लेकिन हमने भी ऊर्जा लगाई है। एक छोटी सी एवी जो आपके काम और प्रोफाइल को हाईलाइट करती है। कैन वी हैव दैट एवी प्लीज? धरती की खुशबू से जुड़ा हुआ नाम है, जन जन के दिलों में जिसका सम्मान है। हर दर्द को समझे, हर आंसू को जाने, जनता की सेवा में जो खुद को पहचाने। गाँव की गलियों से लेकर शहरों तक, हर चेहरे पे उम्मीद। धरती की खुशबू से जुड़ा हुआ नाम है, जन जन के दिलों में जिसका सम्मान है। हर दर्द को समझे, हर आंसू को जाने, जनता की सेवा में जो खुद को पहचाने। गाँव की गलियों से लेकर शहरों तक, हर चेहरे पे उम्मीद की रोशनी तक, एक आवाज उठी है उत्तर
बीच का कोई भेद यहाँ, सबको मिले सम्मान और स्नेह जहाँ। ऐसे नेता पर जनता को अभिमान, जो हर कदम पे बने प्रदेश की जान। योगी जी की सोच और विकास की राह, मोदी के सपनों को देते नई चाह। स्वस्थ प्रदेश का सपना जो सजाते, हर दिन नई उम्मीद जगाते। ब्रिजेश पाठक सेवा की मिसाल, जनता के दिल में बसता उनका ख्याल। हर घर तक पहुँचे स्वास्थ्य का उजियार, ऐसे नेता को बारंबार नमस्कार। ब्रिजेश पाठक जनता की पहचान, उत्तर प्रदेश का बढ़ता हुआ मान। सेवा संस्कार और सच्चाई का साथ, यही है जनता के नेता की बात। ये आवाज है नए भारत की, ये जुनून है युवा ताकत का, ये है तहलका इंडिया न्यूज। गली गली में एक ही शोर, युवा लिखे अपना दौर। सपनों को अब उड़ान मिली, हर दिल में नई पहचान जली। सच की राह पे चलते हैं, डर से हम ना डरते हैं। कल का भारत आज लिखे, हम ही अपनी तकदीर बने। ये नया भारत बोल रहा, हर युवा अब जाग रहा। सच की आवाज गूंजे हर जगह, तहलका तहलका छा रहा। योगी की सोच, मोदी का विजन, बदल रहा है पूरा सिस्टम। एक कदम अब देश के नाम, यही है अपना हिंदुस्तान। मिट्टी में है दम, खून में आग, रुकना नहीं अब कोई बहाना। आज डिजिटल में भी, जमीन पे भी, हर जगह बस काम ही काम। सत्य की ताकत साथ हमारे, झूठ के चेहरे अब बेनकाब। हर खबर में, हर नजर में तहलका लाए सच का जवाब। माइक उठाया, फेंक तो हमने दूर भगाया। व्यूज नहीं इम्पैक्ट चाहिए, युवा को बस रिस्पेक्ट चाहिए। नो फियर नो ब्रेक, नेशन फर्स्ट, दैट्स व्हाट वी मेड। डिजिटल पे आग लगाएंगे, सच को वायरल बनाएंगे। ये नया भारत बोल रहा, हर युवा अब जाग रहा। योगी की शक्ति, मोदी का साथ, बढ़ रहा अपना हर एक कदम। यूथ की पावर, यूथ का रोर, तहलका इंडिया फॉरएवरमोर। ये सिर्फ खबर नहीं,